गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 सितंबर 2025 है और MCQs करंट अफेयर्स डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कल चर्चा में रहे हैं उनमें 10 MCQs के माध्यम से हम उस करंट अफेयर को तैयार करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इसके अलावा जो वेरियस UPSC की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उन आर्टिकल का मेंशन होता है, उन आर्टिकल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल ये प्रयास है कि UPSC जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ना कि आप सीधा फैक्ट याद करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला MCQ यहाँ पे बात कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जैसे मिनरल्स होते हैं जो EVs वगैरह बनाना हो, सोलर पैनल बनाने हो, या इस तरह के टेक डिवाइसेस में यूज होते हैं। खासतौर पर जैसे लिथियम के बारे में अगर आपने सुना होगा, लिथियम के अलावा आपने कोबाल्ट के बारे में सुना होगा, नियोडियम के बारे में सुना होगा, ग्रेफाइट के बारे में सुना होगा। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी उसको बनाने में, क्लीन एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसको बनाने में काफ़ी इनके महत्व होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बात कर रहा है कि एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जो प्रमोट करती है क्रिटिकल मिनरल्स को, रिसाइकलिंग पार्ट को। इन इंडिया क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन एंड इज़ वैलिड फॉर 6 ईयर। तो 6 साल के लिए उस मिनरल्स को रिसाइकिल करने के लिए स्कीम शुरू की गई है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा, द स्कीम प्रोवाइड एट 20% कैपिटल सब्सिडी ऑन द प्लांट एंड मशीनरी फॉर एलिजिबल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। तो यह जो प्लांट होते हैं जो एलिजिबल हैं उनको 20% कैपिटल एक सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब इनमें क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। बात करें अगर हम इस स्कीम की, जिसे बोला जाता है NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका पर्पज़ तो यहाँ पे बहुत सही बता रहा है। इसका पर्पज़ यही है क्रिटिकल मिनरल्स को रिसाइकल करना। और इसका जो टेन्योर है वो कब से कब तक है, 2025-26 से 2030-31 तक है, 30-31 तक है इसका पर्पज़। ठीक है, तो लगभग 5-6 साल हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह सही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बजट कितना अलॉट है, टोटल एक्सपेंसेस कितना अलॉट है, 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सपेंसेस की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इतना पैसा यहाँ पे खर्चा होगा। अब अगर हम बात करें कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसे तो 20% कैपिटल इंसेंटिव की भी बात है, कैपिटल सब्सिडी की बात है, यह भी बात यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया, उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या सरकार का प्रोजेक्ट है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में देखी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चढ़ेंगे, बात करेंगे UDID के बारे में, यूनिक डिसेबिलिटी ID। तो यूनिक डिसेबिलिटी ID क्या है, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो बात करता है कि जो विकलांग होते हैं, या बात करें जो दिव्यांग होते हैं, है ना, दिव्यांग होते हैं, उन ऐसे व्यक्तियों को 18 डिजिट का एक यूनिक ID दिया जाता है। 18 डिजिट का यूनिक ID दिया जो ओवरऑल पूरे इंडिया में मान्य है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एक ब्लू कार्ड का प्रोविज़न होता है। कौन सा कार्ड का, ब्लू कार्ड का प्रोविज़न होता है। ब्लू कार्ड तब जारी किया जाता है जब जो विकलांगता का एक परसेंटेज होता है कि कोई पर्सन 10% विकलांग है, 5 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पर जो ब्लू कार्ड है वो 80% विकलांगता के लिए जारी होते हैं। कोई व्यक्ति अगर 80% विकलांग है तो उसे ब्लू कार्ड मिलेगा। अब ये कार्ड क्या हो जाता है कि जो स्कीम्स होती हैं उस तक पहुँच हो, इसके अलावा बहुत सारी जो स्कीम्स का बेनिफिट लेने में मदद होती है। अब ये प्रोजेक्ट ये मतलब कब से शुरू किया, किसके अंतर्गत ये प्रावधान है, तो एक दिव्यांग को लेकर एक अधिनियम है 2016 में, है ना। जो मतलब अगर बात करें तो जो फिजिकली डिसेबल पर्सनस होते हैं उनके लिए एक एक्ट बना था 2016 में। उसमें बात हुई थी कि 21 टाइप के लोग दिव्यांग माने जाते हैं। 21 टाइप्स दिए गए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए तो कोई व्यक्ति क्या दिव्यांग माना जाएगा। और यह कार्ड कौन जारी करता है, तो जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन, या अगर हम बात करें तो जिले में जो पंजीकृत अस्पताल होते हैं इसके संबंध में वो जारी करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, UDID कार्ड इज यूनिवर्सल आइडेंटिटी पर्सन फॉर डिसेबिलिटी वैलिड अक्रॉस इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मैंने आपको बताया। दूसरा, ब्लू UDID कार्ड आर इशूड फॉर डिसेबिलिटी परसेंटेज बिलो 40%। तो 40% से कम को ब्लू कार्ड दिया जाता है, नहीं, 80% विकलांग को ब्लू कार्ड दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम, लैंड सब्सिडेंस की तरफ बढ़ेंगे, सब्सिडियंस की। अब आपको पता है कि अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में क्या सिचुएशन है, खास तौर पे बाढ़ को लेके फिर लैंडस्लाइड भी इससे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे उसको लेके क्वेश्चन है कि जो लैंड सब्सिडेंस होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली सिंकिंग। तो ग्रेजुअली सिंक करना नीचे, सडन कोलैप्स करना किसी लैंड सरफेस का, ऑफन कॉज बाय एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। कभी कभी इसका जो अक्सर अत्यधिक, अगर बात करें ऑफन, प्रायः, जिसको इस वर्ड को बोलते हैं प्रायः, ऑफन, है ना, प्रायः ये अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से होता है। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह केवल तटीय, कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन में होता है। अब अगर प्राय की जगह ऑलवेज होता ना यहाँ पे ऑफन की जगह, तो हो सकता है यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, लेकिन लगभग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लैंड सरफेस को जो उसका यूज होता है उसको भूजल के अलावा जो लैंड खनन होता है उस वजह से भी होता है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे तो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका कारण सिर्फ भूजल दोहन नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण जैसे खनन, माइनिंग हो गई, नेचुरल जो क्लाइमेटीज हो गए, इसके अलावा अब ये सिर्फ जो कोस्टल तटीय रीजन नहीं होता बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो हिली एरियाज़ में भी हो सकता है, ठीक है। तो कई जगह में अगर ये जो सिचुएशन है देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें लगभग 2 करोड़ पीपल्स हर साल इससे प्रभावित होते हैं ऐसी समस्याओं से। ये समस्या बेसिकली चाइना है, अमेरिका है, ईरान, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में देखी जाती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और दूसरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कर्मा पूजा के बारे में हम देखेंगे। कर्मा पूजा क्या है? कर्मा पूजा इज ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया में, वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, ओणम के बारे में सुना होगा, अपने पोंगल के बारे में सुना होगा। उसी तरह से कर्मा पूजा जो लिंक है वर्शिप ऑफ कर्मा ट्री, तो कर्म जो पेड़ होता है उससे लिंक है। और ये जो मुंडा, हो, ओरांग और जो संथाल ट्राइब्स होती हैं उन जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। दूसरा, इसे मेनली साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसे क्या सिर्फ साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है? अभी जो ट्राइब का नाम आप सुनते होंगे तो आपको समझ में आता है भाई ये ट्राइब साउथ की तो नहीं है, ये ट्राइब तो नॉर्थ की है ना, झारखंड की है, उत्तराखंड की है, मध्य भारत की हैं। तो यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट तो जनरली आपने देखा कि ये गलत हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो समय है ये कब मनाया, अगस्त से सितंबर के दौरान इसको मनाया जाता है। तो इस टाइम पे ये कर्मा जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें डांस होता है, बहुत सारे फेस्ट मनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो जनजातियाँ मुंडा हो, उरान, संथाल, बैगा है, खारिया है, ये जो जनजातियाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे रीजन में जो पाई जाती हैं, इन जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निवेशक दीदी एम टू इनहेंस फिनेंशियल लिटरेसी एंड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस इन रूरल वुमेन। तो निवेशक जो दीदी का उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें जो वित्तीय साक्षरता है, मतलब फिनेंशियल जो लिटरेसी है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेके जो उनकी अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, इट इज़ रन बाय द इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन से हैं, ठीक है। आपने देखा, आपको लगा कि ठीक है पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है, जो भी आपको लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोनों। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए, इसका पर्पज़ कर फॉर द वुमेन ऑफ द वुमेन है ना, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं को फिनेंशियल लिटरेट करना। और ये जो अथॉरिटी है जिसकी बात हो रही है इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया था। पर्पज़ इसमें क्या कि वुमेन को लेकर अवेयरनेस आए, इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस आए और निवेशक दीदी तैयार हों, ठीक है। निवेशक मतलब इन्वेस्टर। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। सोलर ऑर्बिटर मिशन को लेके है। अब सोलर ऑर्बिटर जो मिशन है वो एक तरह का ऐसा मिशन है जिसको 2020 फेब में ऑलमोस्ट इसको प्रक्षेपित किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसके टाइम है कितना, 7 ईयर इसका टेन्योर है। अब इसका पर्पज़ क्या है कि सूर्य के जो पोल्स एरिया हैं उनकी पिक्चर लेना, एक पहला यान है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 10 टाइप के टूल्स लगे हुए हैं, जैसे इमेजिंग करना, इन सीटू स्टडी करना। इसके अलावा जो सोलर जो मैग्नेटिक एरियाज़ है, इसके अलावा जो कोरोनल विस्फोट है, कोरोनल जो ब्लास्ट है, इसके अलावा अगर आप बात करें स्पेस में अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको मेजर करना। और ये नासा ESA का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इनके दोनों प्रोजेक्ट के साथ इसे लॉन्च किया गया था। भारत का एक प्रोजेक्ट है आदित्य L1, अगर आपने सुना होगा। यूएस का एक है पार्कर सोलर प्रोब। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इट इज़ मेनली गोल इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन सन कोरोना, सोलर विंड्स, स्पेस वेदर फिनोमिना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसका लक्ष्य सौर, कोरोना, पवन और अंतरिक्ष मौसम को उजागर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है किस चीज़ को लेके है, ग्रेफाइट स्पाईवेयर को। अपने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में सुना होगा कि एक इजरायली स्पाईवेयर था जो बहुत सारे जो कहते हैं ना कि जो लीडर्स उनके मोबाइल में अपने आप जाकर उनका जो डाटा है उसको एक्सेस कर लेता। तो यहाँ पे ग्रेफाइट स्पाईवेयर के बारे में बात हो रही। ग्रेफाइट स्पाईवेयर इनेबल रिमोट एक्सेस टू मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप लाइक व्हाट्सअप एंड सिग्नल्स। तो ग्रेफाइट स्पाईवेयर रिमोट एक्सेस व्हाट्सअप लोकेशन, फोटो, जहाँ तक कि व्हाट्सअप मैसेज को भी मॉनिटर कर सकता है। दूसरा, ऑल स्पाईवेयर इज लीगल एंड सेफ टू यूज। सभी स्पाईवेयर कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। ये तो दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है ना। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब वेरियस टाइप के स्पाईवेयर होते हैं, जैसे एडवेयर का नाम आपने सुना होगा, इन्फोस्ट्लीडर का नाम, कीलागर या ट्रैक का,
ट्रोजन्स, इन सब स्पाईवेयर का आपने नाम सुना होगा, तो ये भी एक तरह के स्पाईवेयर जैसे थे पेगासस ग्रुप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ओनली वन स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स आइसलैंड इज द रैंक्ड मोस्ट पीसफुल एंड रशिया इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री। तो ग्लोबल पीस जो इंडेक्स 2025 में आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण और रूस से कम शांतिपूर्ण एक देश बना है, ठीक है। दूसरा, द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस बेस्ड ऑन 23 इंडिकेटर्स। तो 23 संकेतकों के आधार पर इकोनॉमिक एंड पीस जो इंस्टीट्यूट है वह जारी करता है। आपने अगर पहले की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। आइसलैंड हमेशा ही लगभग पहले रैंक पे रहता है। अगर हम बात करें तो 163 कंट्रीज़ को ये रैंक देता है। किसको? 163 देशों को रैंक देता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 115th रैंकिंग है भारत की रैंकिंग। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो सेकंड सबसे लेस पीसफुल कंट्री बना है इंडिया, ठीक है। और ये 2008 से आइसलैंड जो है लगातार टॉप पर है, ठीक है। इसके अलावा और भी देश हैं जो शांतिपूर्ण, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश पीसफुल कंट्रीज हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, SAT is the statutory quasi-judicial body under the SEBI Act 1992 hearing appeal against order from SEBI, IRDA and PFRDA। तो SAT एक SEBI Act 1992 के तहत एक लीगल या सेमी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जो SEBI, IRDA, PFRDA के अपील को सुनती है। अब SAT क्या है आपको नहीं पता तो सिक्योरिटी अपीलेट अथॉरिटी को ही SAT बोला जाता है, या प्रतिभूति अपीली अधिकरण भी इसको बोला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। दूसरा, प्रेसिडेंस ऑफिसर ऑफ मेंबर टेन्योर 5 ईयर एक्सटेंडेबल बाय अनदर 5 to up to 70 ईयर। तो इसका जो अधिकतम अवधि है अध्यक्ष मेंबर की 5-5-10 साल की होती है, और हाईएस्ट जो एज है वो 70 साल की होती है। तो SAT को जो स्टैब्लिश किया गया था उसका पर्पस था कि जो सेबी है, इरडाई जो बैंकिंग संबंधी संस्थान है, PFRDA जो पेंशन रिलेटेड जो अथॉरिटी है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में अपील सुनना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के बाद की जाती है। इससे जो सिविल मामले हैं उसके राइट्स प्राप्त होते हैं, समन करना, इसके अलावा जांच करना है ना, एविडेंस कलेक्ट करना। और इसके खिलाफ अगर आपको अपील करना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? SAT को 1995 को। सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1992 को। सेबी एक्ट आया 1991, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1992, हेडक्वार्टर मुंबई। उसी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे SAT को इस्टेब्लिश किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Senna spectacles is an invasive species native to tropical America and major threat to South India forest ecosystem। तो Senna spectacles एक उष्णकटिबंधीय अमेरिकी मूल की विदेशी पौधा प्रजाति है, ठीक है। यह भारत के दक्षिण वनों को नुकसान पहुंचा रही है। केरल का जो राज्य पुष्प है यह कैसी फिस्टुला कनिकोना जिसे बोला जाता है, उसको भी मिस्टेकनली फ्रॉम इट इज़ ऑफन मिस्टेकन, केरल का राज्य पुष्प जो है इससे अलग है, लेकिन ये अक्सर उससे भ्रमित हो जाता है। तो उसकी जैसी पिक्चर दिखती होगी, सॉरी मैं पिक्चर लगाने इसकी भूल गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें यह जो वृक्ष होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एक इन्वेसिव स्पीसीज है। नए वातावरण में जो उसकी एडॉप्टेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है, और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको नुकसान पहुँचाता है। जैसे आपने इन्वेसिव एलियन इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में आपने देखा होगा कि लेंटाना है, जलकुंभी है, प्रोसिपस जोलीफोरा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे सेना स्पेक्टिबिलिस भी एक अमेरिकी मूल का इन्वेसिव स्पीसीज है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आज की डिस्कशन कैसी रही आप जरूर बताएं। इसके अलावा आप दोस्तों से जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे 10 से 11 बजे जब भी क्लास आपको मिले तो आप आसानी से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू।